तो आज जो है मैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन कैरीज ए करंट ऑफ √3 एम्पियर इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन इज 10⁻⁷ टेस्ला देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड द लेंथ ऑफ वायर विच फॉर्म्स द हेक्सागन। तो इस सवाल में कह रहा है कि एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, मतलब उसका सभी साइड का लंबाई, उसके सभी साइड का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो रेगुलर हेक्सागन ऐसा कुछ होगा, ये रेगुलर हेक्सागन, इसके सभी साइड का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। मैं मान लेता हूँ इसके सभी साइड का लंबाई क्या है, L है। तो ये क्या है, ABCDEF। तो देखिए रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि LAB बराबर LBC बराबर LCD सो ऑन। ये सबको मैं L मान लेता हूँ, सारे के लेंथ को L मान लेता हूँ। तो टोटल लेंथ क्या होगा इस वायर का, जिस वायर से हेक्सागन बना है, टोटल लेंथ होगा आपको 6L। तो पहले पार्ट में L बताना है और दूसरे पार्ट में 6L पूछ रहा है। दो सवाल है इस सवाल में। तो देखिए दिया क्या है कि इस हेक्सागन में √3 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो ये करंट √3 एम्पियर साइकिल में पास करेगा, इसको मैं I मान लेता हूँ। तो ये साइकिल में पास करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात, इस हेक्सागन का सेंटर कुछ ये होगा। तो इस सेंटर से इस वर्टेक्स का दूरी, इस वर्टेक्स का दूरी, इसको मैं O का देता हूँ, और इस वर्टेक्स का दूरी, इस वर्टेक्स का दूरी, और इस वर्टेक्स का दूरी, और इस वर्टेक्स का दूरी, सब वर्टेक्स का दूरी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि L लेंथ ऑफ OA बराबर लेंथ ऑफ OB बराबर लेंथ ऑफ OC एंड सो ऑन, ये होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है, देखिए और आप जब गौर कीजिएगा तो ये साइड भी सबका बराबर है और ये दोनों साइड सब ट्रायंगल का बराबर है। इसमें 6 का 6 ट्रायंगल, तो 6 के 6 ट्रायंगल जो है इस फिगर में जो है, सब ट्रायंगल जो है सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, 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 और ये भी थीटा। तो आप कह सकते हैं, और ये सभी थीटा का समेशन कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर। तो 6 थीटा बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। अब देखिए थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, ये ट्रायंगल का ये साइड बराबर लेंथ का है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो ये एंगल अगर 60 है तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, इसको भी 60 होना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो सब एंगल क्या होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो मैं एक ट्रायंगल इसमें से बना रहा हूँ, ODE को अलग से बना रहा हूँ। तो देखिए ODE ट्रायंगल कैसा होगा, ODE ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ODE ट्रायंगल, ODE। इसमें ये कितना है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है। हम बता चुके हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भुजा बराबर था। तो ये एंगल सेम है, तो ये एंगल सेम होगा, तो इसको 60-60 ही होना पड़ेगा। तो ये 60-60 हो गया। तो ये अब कौन सा ट्रायंगल है, तीनों एंगल 60, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये अगर L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा। और हमको क्या निकालना है, देखिए अब सारा ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए सिमेट्री CTR सब एक जैसा है वायर इस पॉइंट के लिए। तो सब की वजह से आपको पता है, सारे वायर जब साइकिल में करंट बहता है तो सब वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा उसका वैल्यू सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DE कितना के बराबर होगा, मैं मान लेता हूँ इसको B। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट कितना के बराबर होगा, 6B के बराबर होगा, क्योंकि B इसके वजह से, B इसके वजह से, B इसके वजह से, B इसके वजह से, सबके वजह से। तो 6B नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या होगा, 6B के बराबर होगा। अब B इस ट्रायंगल से मैं B निकालता हूँ, क्योंकि इस D के वजह से कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, B। तो B कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल से। तो देखिए इस पॉइंट के लिए ये दूरी कितना होगा, ये दूरी R का काम करेगा उस फॉर्मूला में, स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था उस फॉर्मूला में ये R का काम करेगा। और ये दूरी कितना के बराबर होगा, L sin 60 के बराबर। इस ट्रायंगल में देखिए L sin 60 के बराबर, यानी कि इसको मैं अगर R कह रहा हूँ तो R बराबर क्या आ गया, L sin 60 डिग्री, यानी कि √3L/2। ठीक है, ये आ गया इतना। अब देखिए तो R का वैल्यू इतना आ गया। अब करंट I का वैल्यू दिया हुआ है I, तो B बराबर क्या होगा, देखिए ये एंगल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को जब देखिएगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है।
तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, इसीलिए तो θ1 θ2 कितना के बराबर आ गया, θ1 बराबर θ2 बराबर 30 डिग्री आ गया। तो अब जो है फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है बी एट ओ क्या होगा, इस वायर की वजह से डी ई की वजह से वो बराबर होगा बी के, और वो बराबर होगा μ0 I अपॉन 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो बताइए साइन θ1 का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, और इसका भी वैल्यू 1/2। तो 1/2 में 1/2 जुड़ा तो कितना हो गया, इसका नेट वैल्यू कितना होगा बताइए, इसका नेट वैल्यू कितना होगा, इसका नेट वैल्यू 1 होगा। तो देखिए तो बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आ गया μ0 I अपॉन 4 पाई r। तो नेट क्या है, बी नेट कितना है, बी नेट है 6b के बराबर। तो ये कितना होगा 6 μ0 I अपॉन 4 पाई r, इतना आएगा। तो देखिए तो बी नेट का वैल्यू इसमें दे रखा है, बी नेट का वैल्यू कितना दे रखा है, बी नेट का वैल्यू कितना दे रखा है, बी नेट का वैल्यू दे रखा है, देखिए सवाल में दे रखा है 10⁻⁻7 टेस्ला। तो देखिए ये कितना के बराबर होगा, 6 μ0 I अपॉन 4 पाई r के बराबर होगा। ये सवाल यहाँ से यहाँ गया, जिसको उतारना हो ढंग से उतार सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आया 6 μ0 I अपॉन 4 पाई r, ठीक है, इतना आ गया बी का वैल्यू। तो ये कितना के बराबर होगा 10⁻⁻7। तो देखिए इसमें ये जो μ0 अपॉन 4 पाई है ये कितना के बराबर है 10⁻⁻7 इसका वैल्यू होता है। इसको मैं इससे काट सकता हूँ, तो इधर क्या बचा, इधर बता 6I अपॉन r, 6I अपॉन r कितना के बराबर 1 के बराबर आएगा। तो I का वैल्यू कितना दे रखा है √3, तो 6√3 बराबर कितना आ गया, r आ गया, 6√3 बराबर r आ गया। और r का वैल्यू कितना है, r कितना के बराबर है √3 L/2 के बराबर है। तो √3 से √3 कटा तो L का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो L अगर 12 आ गया तो 6L कितना होगा 12 × 72 होगा, यानी 72 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ मैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 0.2 मीटर। इफ एट इट सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हैज ए वैल्यू 10⁻⁻7, देन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन इट्स साइड। तो देखिए ये सवाल पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल, तो मतलब पिछले सवाल की तरह है, लेकिन पिछले सवाल में क्या था, देखिए ये पिछले सवाल की तरह है। इसमें क्या है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 10⁻⁻7, लेकिन उस सवाल में क्या था, उस सवाल में I का वैल्यू दिया था। मतलब इसका भी देखिए, मतलब इस सवाल ये इतना के बराबर आएगा 10⁻⁻7 का, मतलब इसका ये कितना के बराबर होगा 10⁻⁻7। फिर अगला सवाल में ही तो 6I/r वहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन 6I/r जब 1 आएगा तो इसको हम इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6I अपॉन √3 L/2 इतना लिख सकता हूँ। ये कितना के बराबर 1 के बराबर, यानी कि 12 अपॉन √3 I अपॉन L1 के बराबर होगा। तो इस सवाल में 9 नंबर सवाल में क्या था, इसमें I का वैल्यू दिया हुआ था, और इस सवाल में जो है L का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस सवाल में L का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए पिछले सवाल में 9 सवाल में I का वैल्यू दिया था, L निकालना था, और इस सवाल में L दिया हुआ है तो I निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस सवाल को बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को यूज़ करके बना सकते हैं। अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूँ। 10 तो उसी तरह से बना सकते हैं। 9 सवाल में I दिया हुआ था, उसी सवाल को सब चीज़ वैसे ही रहने दिया, I की जगह पर L दे दिया और पूछ लिया है। तो 9 सवाल की तरह ही 10 था, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल मैं पढ़ता हूँ। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर L लंबाई का है जिसको आप मोड़ करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरह से होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी भुजा क्या होता है, बराबर लंबाई का। तो इसको भी कितना होना पड़ेगा L/3, इसको भी कितना होना पड़ेगा L/3, इसको भी L/3, तब ना जोड़ेंगे तो L के बराबर आएगा, क्योंकि लंबाई तो वायर टोटल लंबाई तो अभी भी फिक्स है ना, और वो L के बराबर है। तो ये बात हो गया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट वन ऑफ द वर्टेक्स इज, इसके एक वर्टेक्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, मान लेता हूँ मैं इसको A कहता हूँ, ये B कहता हूँ, ये C कहता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट C मान के चलिए दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है,
अगर इसमें आई करंट बह रहा है तो आई करंट किस में बहेगा, साइकिल में बहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इफ़ द करंट इन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, आई का वैल्यू दिया हुआ है 17 पॉइंट, हाँ आई का वैल्यू दे दिया है, तो आई का वैल्यू कितना दे दिया है 17.32 एम्पियर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, और पूछ रहा है आपसे लेंथ एल निकालना है, एल निकालना है आपसे, एल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, सी पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस बी सी के कारण और इस ए सी के कारण क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस बी सी वायर पर ही सी पॉइंट है और ए सी वायर पर ही सी पॉइंट है। जब वायर पर ही सी पॉइंट हो तो डी एल क्रॉस आर में आर जीरो वेक्टर होता है और उसका क्रॉस जीरो आ जाता है, इसलिए यहाँ पे जीरो होगा। तो किसके वजह से केवल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस थर्ड वायर की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से बनेगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से लंब डालिए, इस वायर पे परपेंडिकुलर डालिए। तो मैं पहले इस वायर से, इस वर्टेक्स से इस वायर पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। तो इस परपेंडिकुलर का जो लंबाई अगर आर है तो वही आर कितना के बराबर होगा, उस फॉर्मूला में आर का काम करेगा, यही लंबाई। तो सबसे पहली बात, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितना होगा, बराबर होगा और 60 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 60, तो ये कितना होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा और इसको भी 30 होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार और बना रहा हूँ, देखिए एक बार और बना रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे निकालना है और ये है परपेंडिकुलर का लंबाई, ये है l/3, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब देखिए r कितना के बराबर होगा, इस हाइट को r कहते हैं, मान के चलिए इसको मैं d कहूँ तो CD ही तो हाइट है, CD ही तो r है, तो ये कितना के बराबर होगा, l/3 cos 30 के बराबर होगा, l/3 cos 30, यानी कि l/3 इंटू √3/2, l/2 √3 इतना के बराबर होगा ये लंबाई। तो अब आपको अगर इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो कितना के बराबर लिखेगा, बी सी ड्यू टू ए, केवल ए बी के कारण होगा और उसके लिए फॉर्मूला होगा μ0I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। तो देखिए θ1 और θ2 कितना के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर। तो sin θ1 का वैल्यू कितना, 1/2 sin 30, इसका भी वैल्यू 1/2, तो ये कितना होगा 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा μ0I अपॉन 4πr। तो इसमें μ0I 4π को तो 4π रहने दीजिए, r को मैं क्या लिख सकता हूँ, l/2 √3, l/2 √3, 2 से 2 गया तो 2π हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको √3 μ0I अपॉन 2πl, इतना के बराबर आएगा अभी। तो देखिए और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला, इतना के बराबर दिया। तो 4 × 10⁻⁻7 बराबर होगा √3 μ0 अपॉन 2π इंटू I अपॉन L। इसमें अगर यहाँ पर मैं 4 कर दूँ तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको आप 2 कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि μ0 अपॉन 4π 10⁻⁻7 होता है, इसको मैं काट सकता हूँ। तो I अपॉन L क्या आ गया, I अपॉन L आ गया आपको 4/2 √3। तो इसमें I आपको दिया गया है, I आपको दिया गया है, I इसमें आपको दिया गया है। तो I को अगर आप पुट कीजिएगा 17.32 तो L आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं सुबह में शूट किया था, लेकिन जो है क्या हुआ, शूट करने के बाद उसका वीडियो ख़राब हो गया, चल ही नहीं रहा था। तो ये बना हुआ है, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं पहले पढ़ता हूँ। इसमें क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए मीटर कैरिंग ए करंट I एम्पियर। एक स्क्वायर है जिसका साइड ए दिया हुआ है और उसमें I करंट बह रहा है, तो आपको बताना है कि उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए मैं उसी को बना रहा हूँ। तो ये देखिए स्क्वायर मैं बनाया हुआ हूँ, ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर कौन सा है, ABCD। इसमें करंट I बहेगा, तो I बह रहा है, इसमें भी I बह रहा है, इसमें भी I बह रहा है, इसमें भी I बह रहा है। तो सब किस चीज़ में बह रहा है, साइकिल में बह रहा है।
सब साइकिल में बढ़ा है। तो बताइए इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, इस वायर की वजह से भी होगा, इस वायर की वजह से होगा, जो इस वायर की वजह से होगा, उस सब का डायरेक्शन सेम होगा क्योंकि सब साइकिल में है। तो पहली बात सबका डायरेक्शन सेम होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसका जो रेक्टेंगल स्क्वायर का जो सेंटर होता है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और डायगोनल एक दूसरे को कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है स्क्वायर में? 90 डिग्री पे। तो ये एंगल कितना होगा? पूरा 90 डिग्री। तो जब मैं यहाँ से लंब डालूंगा इस भुजा पर, तो ये कितना होगा? 45। और ये कितना होगा? 45। तो अगर आप बताइए इस बड़ा वाला क्या ट्रायंगल बना? 4 ट्रायंगल बना, बड़ा वाला 4 ट्रायंगल बना ना, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो ये सब ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे सिमेट्रिसिटी का अनुभव होता है। तो सिमेट्रिसिटी का आप ढंग से सोचोगे तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पर, वो इसके वजह से भी उतना ही होगा, इस वायर की वजह से भी, और एडी की वजह से भी उतना ही होगा, उतना ही एबी की वजह से होगा। मतलब अगर बीसी की वजह से बी मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, तो इसके वजह से भी होगा उतना ही, इसके वजह से भी होगा उतना ही, इसके वजह से भी उतना ही। तो सबके वजह से मैं मान लेता हूँ बी ड्यू टू बी सी, बी सी की वजह से जो बी है एट ओ, उसको मैं मान लिया B1। तो बी नेट एट ओ कितना होगा? B1 प्लस B1 प्लस B1 प्लस B1, 4 बार B1 यानी कि 4B1। तो अगर मैं B1 निकाल लूँगा, उसको 4 से गुना कर दूँ तो नेट मिल जाएगा। अब B1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला लगाऊंगा स्ट्रेट वायर की वजह से जो होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ से मैं लंब डालूंगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो सिमिलर अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ही क्यों, कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और ये बराबर अगर है ये दोनों एंगल, तो इसको 45 होना पड़ेगा, इसको भी 45 होना पड़ेगा। तो जब ये है 45, ये है 45, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला, तो ये लंब का लंबाई तो आर का काम करेगा, और θ1 45 डिग्री होगा ये वाला, और θ2 कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो θ1 बराबर θ2 होगा, और वो कितना के बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि θ1 θ2 के बराबर होगा और वो 45 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए ओ ए कितना होगा? सबसे पहली बात ओ ए, देखिए अगर मैं इसके डायगोनल का लंबाई कितना होगा? √2a। इसके डायगोनल का लंबाई कितना होगा? BD का लंबाई कितना होगा बताइए? √2a होगा। तो √2a को अगर मैं आधा कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो OB आ जाएगा, क्योंकि OB क्या होता है? हाफ ऑफ डायगोनल। तो जब मैं √2a को 2 से डिवाइड करूंगा तो a/√2 आ जाएगा, यानी कि OB कितना होगा? a/√2। तो देखिए OB अगर a/√2 है तो ये कितना है? OB sin 45, ये कितना है? OB sin 45। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें OB sin 45 ही तो है ये लंब का लंबाई। तो लंब के लंबाई को मैं R माना हूँ ना यहाँ पे, लंब के लंबाई को। तो R कितना होगा? OB cos 45, तो OB कितना निकाले हैं? a/√2, और cos 45 1/√2। तो R कितना आ जाएगा? a/2। R कितना आ जाएगा? a/2। ठीक है, तो R a/2 आ गया। तो अब फॉर्मूला में लिखूंगा B निकालने के लिए इस पॉइंट पर, ड्यू टू BC, BC की वजह से क्या है? B1 है। तो B1 बराबर क्या होगा? μ0I/4πr, μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। तो बताइए sin θ1 क्या है? sin 45 1/√2, और ये भी कितना है? sin θ2 भी कितना है? वो sin 45 1/√2। तो इस दोनों को मैं जोड़ूंगा, इस sin 1/√2 और 1/√2 को जोड़ूंगा तो कितना के बराबर आ जाएगा? 2/√2 के बराबर आ जाएगा। तो 2/√2 कितना के बराबर होता है? √2 के, यानी कि ये वाला टर्म कितना हो गया? √2। तो इसको मैं सीधा √2 लिख दिया, और बाकी μ0/4π I अपॉन R की जगह पर कितना लिखूंगा? a/2 मैं निकाल के रखा हूँ, R की जगह पर a/2 रखा। तो इस 2 से ये 4 कटा तो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया, तो आगे क्या लिखा जाएगा? B1 बराबर लिखा जाएगा μ0I√2/2πa। ठीक है, तो 4B1 कितना होगा? 4 μ0I√2/2πa। तो B नेट इतना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सवाल जो है वही सवाल है, यही सवाल है, इस फार्मूला का यूज़ करके कुछ इसमें 1-2 चीज़ दिया हुआ है। जैसे 13 सवाल में आपको मैं बताता हूँ, इसमें B का वैल्यू दे दिया हुआ है, B नेट दे दिया हुआ है, तो B नेट का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, और I का वैल्यू दे दिया है, और A का वैल्यू पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो A बता दीजिएगा, इसमें सब A का I का वैल्यू रखिएगा, B नेट का वैल्यू रखिएगा, तो A आ जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही बचेगा, तो A आ जाएगा। और A आ जाएगा तो फिर उस सवाल का दूसरा पार्ट है कि इसमें कितना लंबाई से पूरा तार बना, तो पूरा कितना होगा? 4A। तो एक पहला का आंसर तो A होगा, दूसरे का आंसर कितना होगा? 13 सवाल के पार्ट 2 का आंसर कितना होगा? 4A। तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर के सवाल में जो चीज़ वेरिएबल के टर्म में आया है, A B के टर्म में आया है और I के टर्म में आंसर आया है 14 नंबर सवाल में। तो 15 नंबर सवाल में क्या किया है? I का भी वैल्यू दे दिया है, A का भी वैल्यू दे दिया है, और B का भी वैल्यू दे दिया है, और पूछ रहा है क्या? B का वैल्यू। तो उस सवाल में A B और I का वैल्यू रख दीजिएगा,
14 नंबर के फॉर्मूला, 14 नंबर का जो रिजल्ट है उसमें अगर आप 15 नंबर के डेटा का यूज कर दीजिएगा तो 15 नंबर का आंसर आ जाएगा। तो सवाल वही है। अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई। एक लॉन्ग वायर है एक्स वाई जिसमें आई करंट बह रहा है। देखिए लॉन्ग वायर मैं बना रहा हूँ, ये वायर इस तरह से होगा। मान लीजिए ये एक्स इंड है इसका और वाई इंड किस पे होगा, लॉन्ग है इसलिए वाई इंड कहाँ होगा, अनंत पे होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे क्या कि इस वायर में आई करंट बह रहा है, इस वायर में कितना करंट बह रहा है, आई बह रहा है, आई एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जो इस एक्स से एच दूरी पे है। कितना दूरी पे है, एच दूरी पे है। तो ये एंगल और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से। तो देखिए एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ ये वायर अगर पूरा इनफाइनाइट लेंथ का होता, नीचे भी होता इनफाइनाइट तक, तो कुछ इस तरह से जाता अनंत तक। तो देखिए अगर मैं इसका इंड पॉइंट मान लीजिए ये होता है, इस वायर का इंड पॉइंट मान के चलिए ये होता, तो अगर आपको θ1 निकालना था, θ1 कैसे निकालते, इस पॉइंट को इससे मिलाते और ये जो एंगल आता मान के चलिए 30 डिग्री आता, तो इसको आप कहते θ1 बराबर 30 डिग्री। अगर आप इस वायर का एंड पॉइंट ये होता और इस पी को इस पॉइंट से मिलाते और ये एंगल अगर मान के चलिए 30 डिग्री नहीं 25 डिग्री आता, तो आप कहते θ1 25 डिग्री है। इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिलाते, अगर ये एंड पॉइंट अगर वायर का रहता तो θ1 25 डिग्री से भी कम आता। इसी तरह से और ऊपर जाते, अगर यहाँ पर होता पॉइंट, एंड पॉइंट होता तो और θ1 कम जाता और कम जाता और कम जाता। तो जब यहाँ पर है ये एंड पॉइंट तो θ1 कितना हो जाएगा, इस बार 0 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहली बात तो यहाँ से हमने सीखा कि θ1 बराबर 0 डिग्री। अब देखिए इसी तरह से अगर पॉइंट यहाँ होता, इस वायर का एंड पॉइंट मान के चलिए ये होता, तो इसको आप मिलाते, ये मान के चलिए 15 डिग्री आता, तो आप कहते θ2 कितना होगा, 15 डिग्री। अगर इस पॉइंट ये वायर का एंड पॉइंट होता ऊपर की तरफ, तो आप इसको यहाँ से मिलाते और कहते θ2 का वैल्यू जो है इस बार 30 डिग्री आ गया। इसको यहाँ पर मिलाते कहते 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर मिलाते कहते यहाँ पर एंड पॉइंट होता बोलते 60 हो गया, मतलब कुछ भी। तो जब तब ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो जब ये वायर के अनंत, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो जब हम अनंत पे जाएंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, थीटा बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। तो θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो θ1 और θ2 निकल गया। अब देखिए इस फॉर्मूला में जो आर का काम करेगा, जो वायर के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्ट्रेट वायर की वजह से, उसमें आर कितना के बराबर होगा, एच के बराबर। तो देखिए तो बी एट पी क्या होगा, बी एट पी होता है μ0 I अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो देखिए μ0 I तो दिया हुआ है, 4 पाई आर की जगह पर क्या दिया हुआ है, एच। तो साइन θ1 क्या लिखिएगा, साइन θ1 यानी कि साइन 0 डिग्री, और साइन θ2 क्या लिखिएगा, साइन 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया, μ0 I अपॉन 4 पाई एच के बराबर आ जाएगा बी। ठीक है, तो यही होगा बी। अब जो है मैं 17 नंबर सवाल पढ़ता हूँ। देखिए इसमें कह रहा है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए इफ द करंट आई एम्पियर फ्लोज थ्रू द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, मैं बड़ा साइड में स्क्वायर बना रहा हूँ। देखिए ये स्क्वायर है बड़ा साइज में, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें करंट कितना बह रहा है, इस स्क्वायर में आई करंट बह रहा है। कितना बह रहा है, आई बह रहा है। तो सब साइकिल में बहेगा, सब किस में बहेगा, एक साइकिल में बहेगा। तो इसमें भी आई बहेगा, सब साइकिल में बहेगा। तो देखिए इस बार जो है अगर मैं इसका नाम दे दूँ इस स्क्वायर का ए बी सी डी, तो इस स्क्वायर के वजह से इस पॉइंट डी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है इसमें। तो देखिए इस पॉइंट डी पर सी डी वायर की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, 0, क्योंकि वायर पर ही पॉइंट आ गया। तो इसी तरह से ए डी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट डी पर कितना होगा, 0 होगा। तो किस किस वायर की वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक इस वायर की वजह से होगा और एक इस वायर की वजह से होगा। तो देखिए इस वायर के लिए डी एल क्या है, ए बी वायर के लिए ये है, आर क्या है, ये है, मतलब ए डी लाइन आर की तरह काम करेगा। तो डी एल क्रॉस आर कितना होगा, ऊपर होगा। माने इस वायर की वजह से कितना, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। इसी तरह से इस वायर की वजह से निकालते हैं, तो इस वायर के लिए आर वेक्टर कौन होगा, ये होगा, ये होगा आर वेक्टर।
तो डीएल वेक्टर तो ये होगा, तो डीएल क्रॉस आर फिर ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके वजह से भी क्या होगा, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो ऊपर आएगा। तो इसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके वजह से निकालिए और इसके वजह से निकालिए और जोड़ दीजिए। अब देखिए इसके वजह से निकालिएगा, इसके वजह से निकालिएगा और जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहली बात ये सीखिए कि ये दोनों ट्रायंगल, ये जो एक बी सी डी ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल डी ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इससे सिमेट्रिसिटी क्रिएट होगा। तो आप ढंग से सोचिएगा, तो कॉन्ग्रुएंट जब ये हो जाए ना इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हैं, तो मतलब इससे क्या होगा, सिमेट्रिसिटी आएगा और सिमेट्रिसिटी के कारण इसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर उतना ही इसके वजह से होगा। तो आप इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए इस पॉइंट पर और उसी को 2 गुना कर दीजिए, तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किसी एक वायर की वजह से। तो आप देखिए इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालिएगा। तो देखिए क्या लगाइएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखिए पिछले सवाल में मैं बता चुका हूँ कि थीटा 1 और थीटा 2 कैसे निकालते हैं। तो बताइए इसमें थीटा 1 कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, थीटा 1 0 डिग्री होगा। और थीटा 2 बताइए ये एंगल कितना, 45। तो थीटा 2 कितना आ गया, 45 आ गया ना, थीटा 2 45 आ गया, तो साइन 45 डिग्री। तो देखिए बी कितना आ गया, बी ड्यू टू ए बी, तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर 1/√2, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई आर। अब आर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो यही लंबाई तो आर का काम करेगा, ये लंबाई लेंथ ऑफ स्क्वायर के साइड का जो लंबाई है वही तो आर की तरह काम करेगा। तो स्क्वायर के साइड का लंबाई ए दिया हुआ है सवाल में, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो बी क्या आ गया, बी आ गया आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई। तो ये बी किस क्या चीज़ है, ए बी की वजह से, तो बी सी की वजह से जो बी होगा वो भी इतना ही होगा। तो नेट बी कितना होगा, इसको मैं अगर दुगुना कर दूँ तो नेट बी आ जाएगा। तो बी नेट एट डी बराबर होगा 2 टाइम्स इसको दुगुना करिए, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। तो ये बी नेट आ गया, यही आंसर है।